गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। विश्व इतिहास की क्लास में मैं धरणीधर वैष्णव जीके धरणीधर वैष्णव यूट्यूब चैनल में स्वागत है। और हम जो पढ़ने वाले हैं वो है औद्योगिक क्रांति और औद्योगिक क्रांति के परिणाम स्वरूप जो आविष्कार हुए और जो सुधार हुए उनके बारे में। देखिए, पहली क्लास हमारी इसके बारे में हो चुकी है औद्योगिक क्रांति में, जिसमें हमने एक कॉन्सेप्ट रूप में इसको पढ़ा कि वास्तव में औद्योगिक क्रांति कहाँ से प्रारंभ हुई, क्यों प्रारंभ हुई, कौन से ऐसे कारण थे और क्या इसका अर्थ है, ये चीज़ हमने जानी। अब जो हमारी औद्योगिक क्रांति पर जो सेकंड क्लास है उसमें हम देखेंगे कि औद्योगिक क्रांति के परिणाम स्वरूप जो परिवर्तन हुए या जो आविष्कार हुए, आविष्कार, परिवर्तन और सुधारों के बारे में हम इस पे विस्तृत रूप से चर्चा करेंगे कि विभिन्न क्षेत्रों में, जैसे कृषि मान लें, लोहे इस्पात उद्योग मान लें, या फिर वस्त्र उद्योग, संचार के क्षेत्र में, इनमें क्या क्या परिवर्तन हुए और क्या इनमें और नए परिवर्तन हो रहे हैं, उनके बारे में हम इसमें चर्चा करेंगे। तो देखिए, औद्योगिक क्रांति के परिणाम स्वरूप अर्थ हमने समझा था कि प्राचीन जो व्यवस्था थी कल कुटीर उद्योगों के स्थान पर या परंपरागत जो व्यवस्था थी उसके स्थान पर 19वीं शताब्दी में परिवर्तन हुआ। और वो परिवर्तन क्या हुआ, उन हस्तशिल्प के स्थान पर मशीनों का दौर शुरू हुआ और वहीं से मशीनीकरण के युग की शुरुआत होती है। तो इसमें देखिए, परिवर्तन जो सुधार हुए, आविष्कार हुए, वो किस किस क्षेत्र में। तो सबसे पहले हम इनको एक इमेजिनेशन ट्रिक के जरिए याद भी करते हुए चलेंगे, क्योंकि इसमें फैक्ट्स ज़्यादा हैं। पहले जो हमने पढ़ा उसमें कॉन्सेप्ट था, यहाँ पर हमारे पास आविष्कार है, सुधार है, तो उनका किसने सुधार किया, क्या सुधार किया, वो हमें याद करना ही पड़ेगा, जिसको हम इमेजिनेशन ट्रिक से याद करेंगे। तो जो सबसे पहले हम बात कर रहे हैं कि किस क्षेत्र में सुधार हुआ, तो वो है हमारे कृषि क्षेत्र में। सबसे पहले हम बात किस पे करेंगे, कृषि क्षेत्र में क्या क्या सुधार हुआ और करने वाले कौन थे। देखिए, सबसे पहले अगर सुधार की बात करें औद्योगिक क्रांति के परिणाम स्वरूप, तो सर्वप्रथम सुधार जो हुए वो किस क्षेत्र में होते हैं, कृषि क्षेत्र में ही सुधार होंगे। औद्योगिक क्रांति की शुरुआत जो कहें वो तो होगी वस्त्र उद्योग से, किंतु सर्वप्रथम जो सुधार होंगे जहां पर मतलब यूं कहें कि नई मशीनों की आवश्यकता हुई या नई मशीनें प्रयोग की गई, वो था कृषि क्षेत्र। अब देखिए क्यों हुई, लगभग 17वीं शताब्दी तक, औद्योगिक क्रांति 19वीं शताब्दी में शुरू होगी, 17वीं शताब्दी तक पुरानी पद्धति खेती में काम में ले रहे थे। पुरानी प्राचीन पद्धति से खेती की जा रही थी, जिसमें सामान्य हल होते थे, बीज हाथ से बोया जाता था, ये सारे तरीके थे जो प्राचीन इसमें चले आ रहे थे। किंतु 17वीं के बाद 18वीं और 19वीं शताब्दी में इसमें सुधार होते हैं। और क्या क्या सुधार होंगे, उसका कारण क्या था। देखिए, कारण जो बात करें कृषि क्षेत्र में सुधार का, तो नंबर 1 कारण है वो है शहरीकरण। शहरीकरण के कारण क्या होता है, लोग शहरों की ओर पलायन करते हैं, तो खेती में काम करने वालों की संख्या कम होती है और शहरों में आने के कारण अनाज में पहले तो ये था कि प्रत्येक व्यक्ति अपनी आवश्यकता अनुरूप उत्पादन करता था और वो अपना पेट पाल लेता था। किंतु अब शहरीकरण के कारण लोग कल कारखानों में काम करने लगे, पैसा कमाने लगे, तो उन्हें अनाज की आवश्यकता हुई, वो खुद नहीं उत्पादन कर सकते थे। तो अनाज की आवश्यकता के कारण, बढ़ती हुई मांग के कारण ये शहरीकरण हुआ और अनाज की बढ़ती मांग के कारण इसमें कुछ आविष्कार की गुंजाइश हुई। नंबर जो 2 बात करें शहरीकरण के अलावा, जनसंख्या वृद्धि। देखिए, जनसंख्या तीव्र वृद्धि होती है और जनसंख्या वृद्धि के कारण उसकी बढ़ती हुई जनसंख्या की मांग की पूर्ति के लिए अधिक अनाज उत्पादन करने की आवश्यकता हुई और जिससे खेती में नई मशीनों का प्रयोग आरंभ हुआ। इसके अलावा एक तीसरा कारण हो रहा है, वो कारण है मुनाफे के लिए खेती। देखो, शहरीकरण हुआ, जनसंख्या बढ़ी, तो जिनके पास खेत थे वो अब इसको एक व्यवसाय के रूप में अपनाने लग गए। कुछ ऐसी आवश्यकताओं की वस्तुओं के जो खाद्यान्न है उनके अलावा कुछ व्यापारिक फसलें उत्पादित करने लगे, जिससे उनको भारी मुनाफा होता था। अब देखिए क्या क्या इसमें मुनाफे की गुंजाइश हुई, क्या क्या काम इसमें क्षेत्र में सुधार हुए, उसकी बात करते हैं। तो नंबर 1 बात करें, सबसे पहले जो सुधार हुआ कृषि क्षेत्र में, वो है एक जेथरो टल नाम के व्यक्ति थे। कौन है, जेथरो टल। जमींदार हैं, जमीन के मालिक थे और कहां के थे, यॉर्कशायर के। इन्होंने एक प्राचीन पद्धति से हटकर एक नया आविष्कार किया, सीड ड्रिल का आविष्कार किया, बीज बोने की मशीन जिसको कह सकते हैं, सीड बीज बोने की मशीन, सीड ड्रिल का
आविष्कार किया, जिससे खेती में अब जो पहले हाथ से जो बीज बोए जाते थे उसके स्थान पर इस मशीन का प्रयोग किया जाने लगा। हल कह सकते हैं आज का हम। नंबर 2 जो दूसरा हम बात करें वो था, यहां पर टाउनशेंड का नाम आता है। दूसरा जो नाम है टाउनशेंड, वो भी जमींदार हैं। अब इन टाउनशेंड जमींदार जो इंग्लैंड के ही थे, इन्होंने क्या क्या फसल चक्र का सिद्धांत दिया। कहाँ के थे? ब्रिटेन के थे। फसल चक्र इन्होंने दिया। फसल चक्र का मतलब यह है कि फसलों को बदल बदल कर बोने से भूमि का उपजाऊपन बना रहा। यह फसल चक्र टाउनशेंड के द्वारा दिया गया, क्योंकि अब पहले क्या होता था, एक बार फसल बोली, उसके बाद 1-2 साल फसल को भूमि को परती छोड़ना पड़ता था। तो वो परती छोड़ने की गुंजाइश या परती छोड़ने की आवश्यकता अब नहीं थी। भूमि में लगातार उत्पादन किया जा सकता था। गेहूं के बाद रबी के बाद खरीफ, खरीफ के बाद जायद जो फसलें थी उनका क्रम बदलकर बोने की, क्योंकि जैसे दालों की बात करें तो दालों में नाइट्रोजन पाया जाता है, तो उनके बाद अगर दूसरी फसल लेते हैं तो ज्यादा उपजाऊ होती है। तो ये फसल चक्र का सिद्धांत दिया टाउनशेंड ने। नंबर 3 बात करें वो है यहां पर रॉबर्ट बैकवेल। कौन है? रॉबर्ट बैकवेल। रॉबर्ट बैकवेल ने क्या किया? कृषि के साथ साथ पशुपालन की शुरुआत करी। कृषि के साथ पशुपालन एक महत्वपूर्ण व्यवसाय बन चुका है आज। कृषि के साथ क्या किया? पशुपालन। और कृषि के साथ पशुपालन को हम कहते हैं मिश्रित कृषि। ध्यान रखना, अगर प्रश्न कहीं ये भी आ जाए मिश्रित कृषि किसे कहते हैं, तो कृषि के साथ क्या हो किया जाए? पशुपालन, उसको क्या कहते हैं? मिश्रित कृषि। तो ये सिद्धांत किसने बताया? रॉबर्ट बैकवेल ने, कि भले दोनों में ही आमदनी है, इधर कृषि से होगी और कुछ पशुओं से होगी, पशुपालन से। नंबर जो 4 बात करें, जो नया आविष्कार किया वो था हिटन। कौन है? हिटन। ये कहाँ के थे? अमेरिका के थे। और इन्होंने क्या किया? कहाँ से थे? अमेरिका। इन्होंने जो सिद्धांत दिया या जो मशीन का आविष्कार किया वो था अनाज को भूसे से अलग करने की मशीन बनाई। अनाज को भूसे से अलग करने की मशीन। इससे पहले जो था वो अनाज को कूट कर या यूं कहें एक सामान्य परंपरागत पद्धति से अलग किया जाता था, किंतु इन्होंने एक ऐसी मशीन बना दी हिटन ने कि उसके द्वारा अनाज को भूसे से आसानी से अलग किया जा सकता था। अंतिम और एक और जो आविष्कार है कृषि के क्षेत्र में वो था मैककॉर्मिक। हालांकि आविष्कार और होते रहे। मैककॉर्मिक ने जो आविष्कार किया वो था फसल काटने की मशीन, फसल कटाई की मशीन। आज ये सब चीजें हमारे लिए सामान्य हैं, हम ये देखते हैं कि दैनिक जीवन में उपयोग हो रही है, किंतु उस समय एक तरह से ये क्रांति ही थी, परिवर्तन था कि अचानक से ऐसी मशीन आ गई जिसके कारण इतना परिवर्तन हुआ। देखिए अब इनको याद करने का तरीका सिंपल सा है, इमेजिनेशन ट्रिक हम काम में लेंगे हर चीज के बारे में। देखिए जेथ्रो टल याद करना है हमें, तो थ्रो, यहाँ शब्द है थ्रो यानी फेंकना, तो यहां से हम इसको इस तरह से जोड़ेंगे जेथ्रो टल। थ्रो करते थे पहले किसको? सीड को, और अब क्या करने लगे? ड्रिल करने लगे। तो थ्रो को टाल दिया और क्या करने लगे? ड्रिल करने लगे। तो जेथ्रो टल से सीड ड्रिल। दूसरा हम बात करें टाउनशेंड। टाउन का मतलब होता है कस्बा, तो इसको इस तरह से इमेजिन करें, एक टाउन है और वहां पर क्या हो रहा है? फसलों को बार बार बदल बदल कर बोते हैं। तो टाउनशेंड फसल को बदल बदल कर बोते हैं। टाउन में क्या करते हैं? फसल बदल बदल कर बोते हैं। नंबर 3 रॉबर्ट बैकवेल। बैल क्या है? पशु, तो पशुपालन। रॉबर्ट बैकवेल, बैल क्या है? पशु है, और पशुपालन किसके साथ में? खेती के साथ में। तो यानी मिश्रित कृषि का सिद्धांत दिया रॉबर्ट बैकवेल ने। हिटन से इस तरह से मान लीजिए शब्द को तोड़ मरोड़ कर हम याद करते हैं। हिटन मतलब हटाना। हटाना किसको? अनाज को भूसे से। हिटन अनाज को भूसे से हटाया। मैककॉर्मिक, इसको साइरस एच मैककॉर्मिक पूरा नाम है इनका, साइरस एच मैककॉर्मिक। कोई ट्रिक हम काम में ले सकते हैं? मैककॉर्मिक इस तरह से कहे, मैककॉर्मिक
मैकेनिक, मैककॉर्मिक को हम क्या मान लेते हैं, मैकेनिक, और मैकेनिक क्या करता है, मशीन से ही करता है, तो मैकेनिक मशीन। जेथ्रो थ्रो सीड ड्रिल। टाउनशेंड, टाउन में क्या हो रहा था, फसल बादल बदल कर बोई जा रही थी। बैल पशु। हिटन अनाज से भूसे को हटाया। मैककॉर्मिक यानी मैकेनिक ने क्या किया, मशीन ठीक की। ये तो था कृषि के क्षेत्र में सुधार। अब जो हम दूसरा पढ़ेंगे, सबसे पहले जो हुआ था उसके बाद हम पढ़ेंगे वस्त्र उद्योग में परिवर्तन। ये था कृषि के क्षेत्र में। जो नंबर 2 हम पढ़ने वाले हैं वो है वस्त्र उद्योग में परिवर्तन। देखिए कृषि के साथ साथ वस्त्र उद्योग में भी परिवर्तन होता है। और बड़ी बात मैंने बताया था, औद्योगिक क्रांति की शुरुआत ही कहां से होती है, औद्योगिक क्रांति की शुरुआत ही कहां से होती है, वस्त्र उद्योग से। सर्वप्रथम सुधार तो ये कृषि के क्षेत्र में, किंतु औद्योगिक क्रांति की शुरुआत किसमें होगी, वस्त्र उद्योग से। अब यहां पर देखिए भारत की बात करें, हम बात ये औद्योगिक क्रांति यूरोप की बात कर रहे हैं, किंतु भारत के संदर्भ में अगर इस बात को लें तो भारत में इंग्लैंड से जो पहले भारत उपनिवेश था प्रारंभिक दौर में, तो भारत से अधिकांश कपड़ा निर्यात किया जाता था। भारत से सारा कपड़ा विदेशों में निर्यात होता था, तो वहां आवश्यकता नहीं हुई। किंतु जैसे जैसे उपनिवेश विस्तार हुआ और इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति हुई, तो भारत से कपड़े की बजाय क्या खरीदने लगे, अब कपास खरीदने लगे, और वहां पर कपड़ा तैयार किया जाने लगा। ये कब की बात है, 19वीं शताब्दी के आसपास। तो अब वहां पर कपड़ा तैयार किया जाने लगा, तो कौन कौन से ऐसे आविष्कार थे जिनसे कपड़ा उत्पादन में प्रगति हुई और भारत का व्यापार ठप हुआ और इंग्लैंड का व्यापार चला। तो नंबर 1 जो बात करें यहां पर कपड़े क्षेत्र में, तो सबसे पहले है जॉन के। नाम क्या आता है, जॉन के। इन्होंने बनाया फ्लाइंग शटल, हमें केवल याद करने की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। फ्लाइंग शटल लूम बनाया इन्होंने। ये क्या करता था, पहले की जो अपेक्षा थे, पहले कपड़ा चौड़ाई कम होती थी और पहले की अपेक्षा अधिक चौड़ा कपड़ा बनने लगा। पहले सकड़ा होता था, अब चौड़ा कपड़ा बनाया जाने लगा इस मशीन की सहायता से। किसने बनाई, जॉन के ने फ्लाइंग शटल। नंबर 2 बात करें तो वो आता है नाम जेम्स हारग्रीव्स का। किसका आता है, जेम्स हारग्रीव्स। जेम्स हारग्रीव्स थे, इन्होंने जो बनाई वो थी कताई की मशीन। किसकी मशीन, कताई, सूत काटने की मशीन, कताई मशीन। पहले की तुलना में जो कताई मशीन बनी, इसमें एक साथ कई धागे काटे जा सकते थे। पहले एक बार में कुछ कम धागे थे, यहां पर एक साथ कई धागे, एक साथ कई सूत काटे जाते थे। ये जेम्स हारग्रीव्स ने कताई मशीन बनाई, उससे फायदा हुआ। नंबर 3 जो बात करें वो थे रिचर्ड आर्कराइट। कौन है, रिचर्ड आर्कराइट। रिचर्ड आर्कराइट ने जो आविष्कार किया वो था वाटर फ्रेम। क्या था, वाटर फ्रेम। इस वाटर फ्रेम से क्या फायदा हुआ, पहले से जो कपड़ा बनता था, पहले जो धागा होता था कपड़े का वो मजबूत कम होता था, यहां एक मजबूत धागे का निर्माण किया गया। मजबूत धागा बनने लगा और धागे से मजबूत कपड़ा भी बनने लगा। ये काम किया रिचर्ड आर्कराइट ने। नंबर जो 4 आविष्कार बात करें वस्त्र उद्योग में, तो वो है सैमुअल क्रॉम्पटन का नाम आता है। किसका आता है, सैमुअल क्रॉम्पटन। और सैमुअल क्रॉम्पटन ने क्या बनाया, म्यूल। किसका आविष्कार किया, म्यूल का आविष्कार किया। देखिए म्यूल एक ऐसा था जिसमें धागा तो मजबूत होता ही था, पर उस धागे की जो क्वालिटी थी, वो कहे फिनिशिंग जिसको कहते हैं, वो भी अच्छी थी। तो मजबूत और यूं कह सकते हैं मजबूत और बढ़िया धागा इससे बना। अच्छा, यह बढ़िया धागा बनने लगा। नंबर 5 जो हम बात करें वस्त्र उद्योग में, तो वह है एडमंड कार्टराइट। किसका नाम आता है, एडमंड कार्टराइट। और इन्होंने आविष्कार किया पावर लूम का। तो देखिए ये कुछ महत्वपूर्ण आविष्कार थे।
नंबर 1 वस्त्र उद्योग में जॉन के का फ्लाइंग शटल, जेम्स हारग्रीव्स का कताई मशीन, इसके अलावा रिचर्ड आर्कराइट का वाटर फ्रेम, सैमुअल क्रॉम्पटन का म्यूल, एडमंड कार्टराइट का पावर लूम। याद करने के लिए शॉर्ट ट्रिक काम में लेते हैं। देखिए जॉन के फॉर काइट, काइट क्या करती है, फ्लाइंग करती है, तो फ्लाइंग शटल, ठीक है। जॉन के फॉर काइट, काइट से फ्लाइंग करती है तो फ्लाइंग शटल। नंबर 2 जेम्स हारग्रीव्स, हारग्रीव्स को इस तरह से याद कर लीजिए, हार है ग्रीवा में है ग्रीव्स, और वो क्या कर देता है, कई बार गर्दन को भी, ग्रीवा को भी काट देता है, तो हारग्रीव्स कताई, हारग्रीव्स क्या करता है, हार ग्रीवा को कटाई कर देता है, कताई कर देता है। अगला है आर्कराइट, इसको आर्क को अर्क बना लो कुछ समय के लिए, और अर्क हम किससे देते हैं, मान लीजिए कोई व्रत है, त्योहार है, चंद्रमा को अर्क देना है, अर्क किससे देते हैं, पानी से, वाटर से, ठीक है। तो अर्क वाटर फ्रेम। अगला है सैमुअल म्यूल, म्यू से म्यूल, ठीक है। यहां से हम सैमुअल से क्या बना लेंगे, म्यूल। और अगला है एडमंड कार्टराइट, सरकार को काटने का राइट है, किसको, पावर को, कार्टराइट, काटने का है राइट, किसको, सरकार को, क्या, पावर, तो पावर लूम कार्टराइट ने बनाया, ठीक है। ये था वस्त्र उद्योग में। अब हम बात करते हैं अगला, जो अगला आविष्कार या सुधार हुए वो हम देखेंगे वस्त्र उद्योग और कपड़ा, वस्त्र और कृषि के बाद हम देखेंगे लोहे उद्योग क्षेत्र में परिवर्तन। किसमें, क्योंकि यहीं से मशीनें सारी बनती थी, तो लोहे उद्योग में जो परिवर्तन आए। यहां केवल हम कुछ चीजों के नाम याद करेंगे जिसने किसने क्या आविष्कार किया। तो नंबर 1 जो बात करें वो आएगा अब्राहम डर्बी का नाम। किसका नाम आएगा, अब्राहम डर्बी। और अब्राहम डर्बी ने किसका आविष्कार किया, धमन भट्टी का आविष्कार किया। क्या काम करती थी ये धमन भट्टी लोहे को पिघलाने के लिए पहले सामान्य कोयला लिया जाता था, यहाँ पर कोक यानी पत्थर का कोयला इस धमन भट्टी में पिघलाने के लिए काम में लिया जाने लगा। पत्थर कोयला, इसको हम क्या कह सकते हैं, कोक। किसके लिए, लोहे को पिघलाने के लिए। पिघलाने हेतु इस धमन भट्टी का आविष्कार किया। नंबर 2 डर्बी ही थे, पर द्वितीय डर्बी हैं, कोई दूसरे हैं। इन्होंने क्या आविष्कार किया, जो ढलवा लोहा था उससे इन्होंने क्या किया, पिटवा लोहे का विकास किया। किससे, ढलवा लोहे से किसका विकास किया, पिटवा लोहे का। ये किसने किया, द्वितीय डर्बी ने। नंबर 3 बात करें तो वो नाम आएगा हेनरी कोल्ट का। किसका नाम है, हेनरी कोल्ट। इसने क्या किया, आलोडन भट्टी। किसका आविष्कार किया, आलोडन भट्टी। ये आलोडन भट्टी क्या काम करती थी, लोहे से जो अशुद्धि होती थी उसको अलग करने में सुविधा होती थी इस आलोडन भट्टी से, लोहे से अशुद्धि दूर करने में आलोडन भट्टी का काम ये था। नंबर 4 जो बात करें तो वो है, यहां पर हेनरी बेसेमर का नाम आता है। किसका, हेनरी बेसेमर। और उन्होंने क्या किया, लोहे की इस्पात बनाने की एक नई विधि खोजी। किसकी विधि, इस्पात की विधि, जिसका नाम ही क्या रख दिया गया लास्ट में बाद में, बेसेमर प्रक्रिया, बेसेमर विधि, बेसेमर प्रक्रिया या बेसेमर विधि कह दिया। इस्पात बनाने की नई विधि इन्होंने खोजी। देखिए हेनरी कोल्ट ने आलोडन भट्टी के साथ में एक रोलिंग मिल का भी आविष्कार किया था उसी समय में। तो ये थे लौह उद्योग के क्षेत्र में आविष्कार। वापस देखिए अब्राहम डर्बी ने क्या किया, धमन भट्टी,
जिसमें पत्थर के कोयले का प्रयोग किया जाने लगा लोहे को शुद्ध करने के लिए पिघलाने हेतु। द्वितीय जो डर्बी थे, इन्होंने क्या किया, डलवा लोहे से पिटवा लोहा, ढलवा लोहा थोड़ा कम मजबूत होता था, उससे पिटवा लोहा, मजबूत लोहा इन्होंने बनाने की प्रयास किया। हेनरी कोर्ट ने आलोडन भट्टी की, जिससे लोहे से आसानी से अशुद्धि को अलग किया जा सकता था। और हेनरी बेसेमर ने इस्पात, जो बिना जंग लगे हुआ लोहा होता था, उसका आविष्कार किया। याद करने का सिंपल सा तरीका देखते हैं। याद करने का इनका तरीका है, नंबर 1 अब्राहम डर्बी। इस तरह से याद कर लीजिए, हमारे पिताजी ने हमें 2 डब्बी दी, डर्बी को हमने क्या मान लिया, डब्बी मान लिया, ठीक है। क्या दे दी हमें, 2 डब्बी, डिबिया मान लीजिए। और पहली डिबिया को हमने क्या किया, एक भट्टी में फेंक दिया। कौन सी भट्टी में, धमन भट्टी में, जलने वाली में। तो पहले अब्राहम डर्बी ने किसका आविष्कार किया, धमन भट्टी का। दूसरी डब्बी का हम जब फेंकने वाले तो हमारी क्या हो गई, पिटाई हो गई, पिटवाया, हमारी क्या हो गई, पिटाई हो गई। पिताजी ने हमें क्या दी, 2 डब्बी दी। पहली डब्बी को हमने धमन भट्टी में फेंक दिया और दूसरी डब्बी को जब हम फेंकने वाले तो हमारी पिटाई हो गई। तो दूसरी डब्बी से तो क्या हुआ, पिटवा लोहा, और पहली डब्बी से धमन भट्टी, डर्बी से, डब्बी नहीं, यहाँ डर्बी काम में लेना। अगला है हेनरी कोर्ट। कोर्ट में लोड होता है काम का, कोर्ट में क्या होता है, लोड होता है। तो हेनरी कोर्ट ने क्या किया, आलोड यानी लोड बढ़ा दिया। अगला है बेसेमर। तो बेसेमर से तो सीधा है बेसेमर प्रक्रिया, हेनरी बेसेमर की। तो ये थी लोहे उद्योग में कुछ परिवर्तन। अब है कुछ परिवर्तन और देखते हैं हम, जिनमें संचार है, और संचार के साथ साथ हम देखते हैं परिवहन के क्षेत्र में। पहले हम देखते हैं परिवहन के क्षेत्र में, किसमें, परिवहन क्षेत्र में क्या बदलाव है, रेलों का आविष्कार हुआ, भाप के इंजन का आविष्कार हुआ, सड़कें बनी और रेल का आविष्कार हुआ। तो देखिए इसमें क्षेत्र में, सड़क परिवहन क्षेत्र में जो क्या परिवर्तन हुआ, नंबर 1, यहाँ पर एक मकाडम थे, इसको स्कॉटलैंड वासी, क्या नाम है, मकाडम, कहाँ के हैं, स्कॉटलैंड के रहने वाले हैं। और इन्होंने क्या किया, जो सड़क निर्माण की विधि दी, सड़क निर्माण की विधि बताई। जैसे आज सड़कें निर्मित होती है, कैसे होती है, पहले बड़े मोटे पत्थर बिछाए जाते हैं, फिर उसके ऊपर बारीक पत्थर होते हैं, फिर उसके ऊपर रेत या हम यूँ कहें जो चारकोल बिछाया जाता है। तो ये विधि मकाडम, आज भी इन सड़कों को मकाडम सड़क ही कहते हैं, क्योंकि ये विधि जो थी ये इन्होंने ही बताई। इससे पहले सड़कें सामान्य रूप से कच्ची होती थी, तो सड़क निर्माण का काम किया मकाडम ने। नंबर जो दूसरा आविष्कार हुआ वो है जेम्स ब्रिदली द्वारा। कौन है, जेम्स ब्रिदली, इंग्लैंड के थे, कहाँ के हैं, इंग्लैंड के हैं। इन्होंने क्या किया, नहरों का निर्माण कार्य किया। नहर, पहली बार नहर का निर्माण इनके द्वारा ही किया गया, जेम्स ब्रिदली के द्वारा। क्या नहर का निर्माण किया इन्होंने, कौन सी नहर का निर्माण किया, एक वर्सली कैनाल। कौन सी है, वर्सली कैनाल, कैनाल कहते हैं। शुभारंभ किया या ये मान लीजिए इन्होंने बनाई। लगभग ये बनी थी 1761 के आसपास। कब बनी, 1761 में ये वर्सली कैनाल जो इंग्लैंड में बनी। और एक चीज और है, यहाँ पर नहरों का इतना विकास हुआ इसके बाद इंग्लैंड में, 1788 से लेकर 1796 तक का जो समय है, 96 का समय है, ये नहरोन्नोन्माद का काल कहलाता है। नहरोन्नोन्माद, क्योंकि इस काल में बहुत अधिक मात्रा में नहरें बनी इंग्लैंड में यातायात की सुविधा के लिए, तो नहरोन्माद का काल भी ये कहलाता है इंग्लैंड में। नंबर जो तीसरा हम देखते हैं आविष्कार या जो परिवर्तन हुआ वो है फर्डिनेंड द लेसेप्स का नाम सुना होगा, नहीं सुना तो महत्वपूर्ण है, कोई ट्रिक नहीं, बिना ट्रिक ही याद करो। फर्डिनेंड द लेसेप्स भी बोलते हैं और लेसेप्स भी बोलते हैं, महत्वपूर्ण नाम है, हमेशा याद रखना है। कहाँ के थे फर्डिनेंड द लेसेप्स, ये मान लीजिए फ्रांस के थे। और इन्होंने जो मान लीजिए क्या फ्रांस के ही थे, क्या काम किया इन्होंने, स्वेज नहर का निर्माण किया। किसका निर्माण किया, स्वेज नहर का निर्माण किया फर्डिनेंड द लेसेप्स ने। कब, कहाँ, क्या करती थी ये, भूमध्य सागर, जो यूरोप और अफ्रीका के मध्य है, भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ने का काम करती थी। कौन सी नहर, स्वेज नहर, जो आज भी
यातायात के लिए महत्वपूर्ण नहर है, क्योंकि एक बहुत बड़ा रास्ता इसके द्वारा तय किया जाता है, इस स्वेज नहर के द्वारा, जिसने फर्डिनेंड फ्रांस के थे, उन्होंने ये निर्माण किया था। नंबर जो चौथा आविष्कार देखते हैं वो है रॉबर्ट फुल्टन का। रॉबर्ट फुल्टन ने भी जलयान के क्षेत्र में काम किया। क्या काम किया? वाष्प चालित नौका बनाई इन्होंने, वाष्प चालित इंजन। वाष्प चालित क्या बनाया? इंजन बनाया। और उस इंजन को वाष्प चालित इंजन जिसका प्रयोग किया, इसमें किया गया नौका में, नाव में के प्रयोग किया गया। और इस नौका को पहली बार हडसन नदी में उतारा गया। हडसन नदी में इसने सफलतापूर्वक अपनी यात्रा तय की। किसने? रॉबर्ट फुल्टन के द्वारा बनाई गई वाष्प चालित नौका के द्वारा। कब की बात है ये? 1807 की बात है। 1807 में रॉबर्ट फुल्टन ने ये काम किया। अगला जो नाम आता है और अंतिम जो नाम है इस परिवहन के क्षेत्र में, वो है जॉर्ज स्टेफेंस का। किसका नाम है? जॉर्ज स्टीफेंस। क्या नाम है? जॉर्ज स्टीफेंस। महत्वपूर्ण नाम है। क्यों? क्योंकि इन्हीं के द्वारा, ये मान लीजिए कि ये रेलों का देन, ये ट्रेन जो चलती है, रेल चलती है, वो इन्हीं की देन है। क्यों? क्योंकि इन्होंने जो भाप का इंजन है वो इन्होंने बनाया था, जॉर्ज स्टीफेंस ने। कौन सा इंजन? भाप इंजन। कब बनाया? 1814 में। कब बनाइए? 1814 में। और इसी के समय इसको रॉकेट का नाम दिया गया, भाप के इंजन को क्या नाम दिया गया? और रॉकेट। और इसी के द्वारा, इस भाप के इंजन के द्वारा रेलों का निर्माण हुआ, रेल इंजन बना। और पहली जो रेलगाड़ी चली इन्हीं के द्वारा, इनके जो आविष्कार था उसके बाद 1830 में। कहां से कहां तक? मैनचेस्टर से लिवरपूल, जो इंग्लैंड के दोनों महत्वपूर्ण शहर हैं। कहां से? मैनचेस्टर से लिवरपूल तक ये रेलगाड़ी चलती है। तो देखिए, परिवहन के क्षेत्र में मकाडम का नाम आता है जिन्होंने सड़क निर्माण का काम किया। जेम्स ब्रिडली का नाम आता है जिन्होंने नहरों का निर्माण किया, पहली नहर वर्सली कैनाल। तीसरा नाम आता है फर्डिनेंड का जिन्होंने स्वेज नहर का निर्माण करवाया। अगला नाम आता है रॉबर्ट फुल्टन का जिन्होंने वाष्प चालित नौका बनाई। और जॉर्ज स्टीफेंस जिन्होंने भाप का इंजन बनाया। कोशिश करना स्वयं ट्रिक बनाने की। मकाडम नाम याद है, मकाडम, डम से सड़क, ठीक है, मकाडम। बिरदली, बिल्ली मान लो, कहाँ गिर गई? नहर में गिर गई, कैनाल में गिर गई, वर्सली में, बिरदली वर्सली, ठीक है। फर्डिनेंड, ये तो याद करना ही करना है, सार्वभौमिक है, हमें याद करना ही पड़ेगा, इसको ट्रिक ना ले तो ज़्यादा बेटर है। रॉबर्ट फुल्टन, कोशिश करना, वाष्प है, वाष्प से फूल रहा था कुछ, तो इस तरह से ट्रिक बनाने की कोशिश करना। ये तो परिवहन के क्षेत्र में। और जो अंतिम हम लेते हैं, अब जो अंतिम परिवर्तन या अंतिम जो आविष्कार हैं वो है हमारे संचार के क्षेत्र में। कौन से क्षेत्र में? पांचवा जो परिवर्तन है, सुधार है, वो है संचार। वो परिवहन हो गया, संचार क्षेत्र में। ज़्यादा नहीं है, दो ही नाम याद करने पड़ेंगे। तो नंबर 1 है सैमुअल मॉर्स। किसका नाम आता है? सैमुअल मॉर्स। किसका आविष्कार किया सैमुअल मॉर्स ने? व्यवहारिक तार यंत्र। किसका? व्यवहारिक तार यंत्र। इस तार यंत्र के द्वारा महाद्वीप, जो विश्व के एक दूसरे महाद्वीप थे, उन तक संदेश पहुंचाना आसान हो गया, यानी ये महाद्वीप आपस में जुड़ गए। और ये कब कब आता है? 1844, 1844 की बात है। सैमुअल मॉर्स के द्वारा इसका आविष्कार किया, महाद्वीप इससे जुड़ गए। और अगला जो है वो है हमारा ग्राहम बेल। ग्राहम बेल साहब, इन्होंने तो बैल ही बजा दी आज पूरी दुनिया की, टेलीफोन का आविष्कार करके। सबसे महत्वपूर्ण चीज हो गई आज मेरे आपके लिए, इसी से हम पढ़ाई कर रहे हैं। टेलीफोन कब किया ये काम? 1876 में, 1876 में ग्राहम बेल ने टेलीफोन का आविष्कार कर दिया। ये एक महत्वपूर्ण है, याद करने के लिए। ग्राहम बेल, बेल किसकी बजती है? टेलीफोन की। मॉर्स, मॉर्स को मार्स याद कर लो। मार्स तक हमने क्या बिछा दिया? तार बिछा दिया। मार्स मतलब मंगल तक हमने क्या बिछा दिया? तार बिछा दिया। कब?
ये बात है संचार के क्षेत्र में।